हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल की फुल प्रैक्टिस सेट की क्लास नंबर 4, ठीक है। और इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, साथ में डिस्कशन भी अपन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। तो जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का अटेम्प्ट आप लोग भी को करना है। और इसमें जो आज की जो वीडियो है इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें आपका कट ऑफ जो मार्क्स है वो 66 है, ठीक है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था ये बताना है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा इसका नेपाल में हुआ था, ठीक है। नेपाल यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है ना। 563 ईसा पूर्व हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम मायावती था, ठीक है ना। एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी किन्हें कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है। इनके जो जन्म हुआ था उनका प्रतीक जो है वो माना जाता है क्या क्या? तो कमल है, ठीक है ना। कमल और सांड, ठीक है ना। कमल और सांड जो है क्या है, इनका प्रतीक होता है क्या चीज़? जन्म का, ठीक है ना। और जो इनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो कब हुआ था? मृत्यु हुआ था इनका 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था, ठीक है ना। 80 वर्ष यानी 563 में प्लस 80 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 483, ठीक है ना। 563 में घटाना है, ईसा पूर्व है ना। ईसा पूर्व है तो 580 में आपको घटाएंगे 80, तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। कहाँ मृत्यु हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया के कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुआ था, जिसे महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किसने की ये बताना है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है फ्रेंड्स ये किसके द्वारा किया गया? सही आंसर हो जाएगा इसका राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है ना। यानी कि दयाराम साहनी जी के द्वारा खोज किया गया था, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कब खोजा गया था? 1921 में। कब खोजा गया था? 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था, ठीक है ना। इसे बोलते हैं क्या? कांस्य युग में इसे रखा गया, यानी कि कांस्य युगीन यह सभ्यता था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे कुछ और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का एक खोज किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज जो है 1924 में किया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे है आपको रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था 1922 में। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ये बताना है। तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है किसे? समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसे बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। समुद्रगुप्त जो कि एक भी कभी भी युद्ध में वो पराजय नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें भारत का नेपोलियन बोला जाता है, ठीक है ना। नेपोलियन भारत का है, ठीक है। इसकी जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलता है? तो इलाहाबाद में, ठीक है ना। इलाहाबाद की जो प्रशस्ति से ज्ञान प्राप्त होता है इससे, ठीक है ना। इलाहाबाद की जो प्रशस्ति है ना उससे प्राप्त होता है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है ना। और समुद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और उत्तराधिकारी भी थे जो कि गुप्त वंश के थे। इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 796 गुना 796 माइनस 204 गुना 204 इस किसके बराबर होंगे ये बताना, ठीक है ना। तो 796 इसको क्या मान लेते हैं? दोनों को ए, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है ना। ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो एक सूत्र आता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या? ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ठीक है ना। इस पर रख दीजिए। तो ए मतलब 796 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसका रख लेते हैं। तो ए प्लस बी यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो इस प्रकार से लिख लेते हैं यहाँ से 796 प्लस कितना हो जाएगा? 204 हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा में जो हो जाएगा 796 माइनस 204 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना? 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 हो गया, ये हो गया। और इसे आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा इतना 2 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। तो 592 पर कितना हो जाएगा? 3 शून्य बैठा देंगे तो 592 पर 3 शून्य यानी ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए
बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है ये बताना, ठीक है ना। तो टिहरी बांध जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो यह जो स्थित है भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है, ठीक है ना। टिहरी बांध कहाँ है, तो यह आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा, जो कि भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। भारत के सबसे ऊंचा बांध इसी को कहा जाता है, ठीक है ना, टिहरी बांध को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है ये बताना, ठीक है ना। तो रोहन बोपन्ना का जो संबंध है वो किस खेल से ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका टेनिस से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, टेनिस से रोहन बोपन्ना का संबंध है। इन्होंने 2024 में क्या लिया, तो संन्यास ले लिए टेनिस से, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था ये बताना है। तो बारदोली सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 यानी कि 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह में जो नेतृत्व किए थे वो किनके द्वारा किया गया था, तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था बारदोली सत्याग्रह का। और यह जो सत्याग्रह था यह सफल हुआ था, इसलिए बारदोली की जो महिला थी उन्होंने सरदार की उपाधि दिए थे। किसका उपाधि, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दिए थे। वहीं से फिर जानने लगे क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानने लगे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल जो कैपिटल है भारत की वो कहाँ स्थित है ये बताना, ठीक है ना। तो भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो कौन है, तो मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, भारत का जो फाइनेंशियल कैपिटल वो कहाँ है, मुंबई, क्योंकि यहाँ पर RBI, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे जो वित्तीय संस्थान है इसका क्या है, तो हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। इसलिए भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई को कहते हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल राजधानी कहाँ हो गया, तो न्यू दिल्ली हो गया। और न्यू दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ था, तो कोलकाता था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी ये बताना, ठीक है। तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुआ था ये कब हुआ था, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति हुआ था, ठीक है ना। उसमें एक महत्वपूर्ण जो नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का जो नारा दिया गया था वो दिया गया था फ्रांस की राज्य क्रांति में ही दिया गया था। तो यहीं से ये आया, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जो कि नेपोलियन की उपज है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मृत कोशिका की खोज किसने की थी ये बताना। मृत कोशिका है इसका खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया, सही उत्तर है रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका का खोज किया गया था। कब खोज किया गया था, तो 1665 ईस्वी में यह खोजा गया था, ठीक है ना। तो 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किया गया था। कॉर्क की स्लाइस में खोजी गई थी, किसमें, कॉर्क की स्लाइस में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वंदे मातरम के लेखक कौन है ये बताना है। तो वंदे मातरम जो कि इसके लेखक हैं कौन है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम, ठीक है ना, इसके लेखक हैं, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जनगण मन है, ठीक है ना। दोनों को यानी कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को 24 जनवरी, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे 24 जनवरी 1950, ठीक है ना, 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को, ठीक है ना। तो दोनों को ध्यान रखेगा। राष्ट्रीय गीत जिस गाने में 1 मिनट, ठीक है ना, 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है, यानी कि टोटल बोले तो 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना लगता है, तो 52 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रगान है जिसके लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे ये बताना है। तो तत्व बोधिनी सभा इसके संस्थापक कौन थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी, ठीक है ना। देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जो कि भारतीय राष्ट्रीय गान है उनके लेखक थे, तो उनके पिताजी हैं कौन, देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखना आप लोग को। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। राजा राम मोहन राय के बारे में भी जानिए। राजा राम मोहन राय जो कि 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है ये बताना है। तो नागार्जुन जो सागर बांध है वो किस नदी पर है, तो ये आपको कृष्णा नदी पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी में आपको कृष्णा नदी के ऊपर बांध बना हुआ है, जो कि आपको तेलंगाना राज्य में देखने को मिलेगा। 1955 से 1967 के बीच में इसका निर्माण किया गया था, इसका नागार्जुन सागर बांध का, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की संख्या है वो वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में टोटल 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं, जो कि ऑप्शन बी है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार कौन कौन सी है ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 14 से 18 तक जो कि स्वतंत्रता समानता एवं समता या समानता का अधिकार बोलता है, जो कि 14 से 18 के बारे में बताया गया। पहला मौलिक अधिकार आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में बताया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक बताया गया, ठीक है। आगे है 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है, ठीक है। उसके बाद फिर शिक्षा संबंधी अधिकार है, ठीक है ना, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो अधिकार आपको दिए गए हैं ये है 29-30 अनुच्छेद में, ठीक है ना, अनुच्छेद 29-30 में। और अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 32 में आपको बताया गया है, ठीक है। तो टोटल 6 प्रकार के आपको मौलिक अधिकार मिले हैं। मूल रूप से पहले जो संविधान में वो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 हो गया, एक को हटा दिया गया। हटाया किसे गया है, तो संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और इसे अनुच्छेद कितना 300 के क में रख दिया गया, यानी कि ए में रख दिया गया, ठीक है। तो मूल रूप से जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, और मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है खेड़ा आंदोलन कब हुआ था ये बताना है। तो खेड़ा आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था, इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन, और 1925 में हुआ था काकोरी कांड हुआ था, ठीक है। तो सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है ये बताना, ठीक है। अंतरराज्यीय परिषद जो है वो कौन सी अनुच्छेद में यह संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर हो जाएगा जो अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित है वो अनुच्छेद 263, यानी कि ऑप्शन ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 263 जो कि अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित है। 270 जो अनुच्छेद है इसके बारे में देखते हैं। तो उद्गृहित कर, ठीक है, और उनका संघ तथा राज्यों के बीच जो वितरण होता है वो अनुच्छेद 270 के तहत किया जाता है। 280 में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो कि प्रत्येक 5 साल में राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। आगे है बाद और कार्यवाही, अनुच्छेद 300 में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की अस्थाई जो मेमोरी है वो क्या है ये बताना, ठीक है। कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी है जिसे क्या बोलते हैं, तो उसे रोम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं, ठीक है ना। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी ध्यान रखना है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। रीड ओनली मेमोरी होता है जो कि रोम का फुल फॉर्म होता है। और रैम का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हार्ड डिस्क जो होता है क्या होता है, तो हार्ड डिस्क जो होता है डिजिटल डाटा को स्टोरेज करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, उसे हार्ड डिस्क बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, वायु क्या है ये बताना है। तो वायु क्या है फ्रेंड्स, तो इसका सही जो उत्तर होगा वायु क्या है, तो वायु एक गैसीय मिश्रण है। क्या है, तो वायु एक गैसीय मिश्रण है, जो कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि वायु में आपको 78% आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा, ठीक है ना। 78% आपको नाइट्रोजन मिलेगा। उसके बाद फिर 21% क्या मिलेगा, 21% आपको ऑक्सीजन, ठीक है ना। 21% आपको ऑक्सीजन रहेगा। 0.9%, ठीक है ना, क्या रहता है, आर्गन रहता है। क्या रहता है, आर्गन रहता है। 0.03% क्या रहता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। जल वाष्प तथा धूलकण मौजूद रहते हैं। बाकी अन्य मतलब 0.03% में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूलकण ये सभी के सभी जो है वो मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बहुत पूछा गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो कितना परसेंट रहता है, तो 0.03% रहता है हवा में। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आया इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 343 यानी 343 का संबंध जो है वो किससे ये बताना है। तो अनुच्छेद 343 का संबंध है संघ की राजभाषा से संबंधित है। क्या है, तो संघ की राजभाषा, जो कि ऑप्शन सी आपको देखने को मिल जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है, तो संघ की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा वित्तीय आपात से, ठीक है ना। अनुच्छेद 360 का संबंध है वित्तीय आपात से। मूल अधिकार जो कि आपको बताए थे अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आपको मौलिक अधिकार या मूल अधिकार से संबंधित है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें ना। आगे 245 से 255 तक आपको संघ और राज्यों के बीच जो विधायी शक्तियां होता है उसके बारे में बताया गया, अनुच्छेद 245 से 255 तक में, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं ये बताना, ठीक है ना। तो वर्तमान में लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 543 यानी कि 543, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 530 जो होते हैं वो टोटल होते हैं राज्य से आते हैं, और 13 जो आते हैं वो केंद्र शासित जो प्रदेश है वहाँ से आते हैं, और टोटल कितने हो गए 543 हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है SEZ, ठीक है ना। SEZ यानी कि सेज। सेज का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वो सेज का पूर्ण रूप होता है, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने इसे 2005 में स्थापित किए थे, किसको, सेज को, ठीक है। विशेष आर्थिक जोन इसको बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो कब मनाते हैं, तो ये 5 अक्टूबर को मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 5 अक्टूबर 2009 की, ठीक है ना, 5 अक्टूबर 2009 में, ठीक है ना, 5 अक्टूबर 2009 में गंगा के जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है ना। तो 5 अक्टूबर 2009 को इसे मान्यता मिला था, ठीक है। 5 जून को क्या मनाते हैं, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं, सभी को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पृथ्वी दिवस मनाते हैं कब, 22 अप्रैल को मनाते हैं। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस, और 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती, या फिर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है ये बताना है। तो कौन सा तरंग जो है वो अल्ट्रासोनिक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका सोनार, ठीक है। सोनार क्या है, तो अल्ट्रासोनिक तरंग के तहत कार्य करता है, ठीक है ना। सोनार का काम क्या है, तो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करता है, ठीक है ना। पानी के अंदर जो वस्तु है उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए, पानी के अंदर कोई भी वस्तु है, जैसे समुद्र के अंदर कोई वस्तु रहता है, उसकी स्थिति यानी कि वो कहाँ पर स्थित है उसकी स्थिति को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं, जो कि अल्ट्रासोनिक तरंग के तहत कार्य करता है, ठीक है ना। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है ये भी ध्यान रखना है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। रडार क्या होता है, तो रडार के बारे में भी ध्यान रखें। रडार का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, तो रडार का होता है क्या, रडार का जो काम होता है वो रेडियो तरंग के ऊपर कार्य करता है रडार, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है ये बताना, ठीक है ना। तो बजट का जो उल्लेख है फ्रेंड्स वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या, अनुच्छेद 112 में किया गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 112 जो कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 110 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 110 है जिसका संबंध है धन विधेयक की परिभाषा से, ठीक है ना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, जो कि अनुच्छेद 110 में बताया जाता है। अनुच्छेद 114 का संबंध है विनियोग विधेयक, ठीक है ना, विनियोग विधेयक जो कि अनुच्छेद 114 का संबंध है, ठीक है ना। लेखानुदान और अपवादानुदान, ठीक है, ये अनुच्छेद 116 में संबंधित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या जो है कितना है, 25 यानी कि 25, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। जो दिल्ली उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान में कितने हैं, तो 25 हो गए, ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की, ठीक है। 27 की देखते हैं। 27 है, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था ये बताना, ठीक है ना। तो किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, औरंगजेब के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। 1689 में औरंगजेब ने क्या किए थे, संभाजी शाहू को क्या कर दिए थे, जो संभाजी शाहू के जो साथ उनके बेटे थे ना छत्रपति शाहू जी, उनको बंदी बना लिया था, और 18 वर्ष बाद जीवन बिताने के बाद 1707 में क्या औरंगजेब ने उसे क्या कर दिया था, मुक्त कर दिया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए एक मिनट, सॉरी ये गलत हो रहा गुरु। औरंगजेब ने तो बंदी बनाया था, तो औरंगजेब ने कैसे मुक्त करेगा, ठीक है।
औरंगजेब ने तो बंदी बनाया था इसे। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गया था 1707 में। उसके बाद फिर उसके जो उत्तराधिकारी बने थे वो मुअज्जम बने थे। कौन बने थे? मुअज्जम बने थे। और मुअज्जम जब उत्तराधिकारी बने थे तो इन्हें शाहू जी को क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा, ना कि बी होगा। बी तो जो औरंगजेब थे ना, उन्होंने क्या किया था? संभाजी को और उसके जो बेटे थे छत्रपति शाहू जी, उनको बंदी बना लिया था। 18 वर्षों तक वो 1689 में बंदी बना लिए थे। 1707 में औरंगजेब की क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। तो जब मृत्यु हो गया तो उसके बाद जो उत्तराधिकारी बने वो कौन बने? मुअज्जम बने। ठीक है, तो मुअज्जम जब बने तो वो जो मुअज्जम है वो क्या कर दिए? दोनों को मुक्त कर दिया, मतलब कि छोड़ दिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है, विटामिन की खोज किसने की थी? ये बताना फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो विटामिन की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये फंक नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो फंक ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, कब खोजा गया था? तो 1912 में। ठीक है ना, 1912 में विटामिन की खोज किया गया था फंक के द्वारा। ठीक है ना, जिसे ध्यान रखेंगे। प्रमुख विटामिन कौन कौन होता है ये भी ध्यान रखना है। तो ए बी सी डी ई के, ठीक है ना, ये सभी के सभी जो विटामिन है वो प्रमुख रूप से हैं। ठीक है ना, वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वो कौन होता है इसे भी ध्यान रखना। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं ए डी ई के। ठीक है ना, ये होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। जबकि जल में जो घुलनशील होता है वो कौन होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। बहुत बार क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वसा में ए डी ई के यानी कि एडेक, और जल में कौन कौन? बी और सी, यानी कि दो विटामिन। देखिए जल में 2 वर्ड है तो 2 अंक ही, मतलब कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है क्या होता है? विटामिन बी और सी दोनों साथ साथ वाला है, वो क्या करता है? जल में घुलनशील है। ठीक है, बाकी जो बच गए ए डी ई के वो सभी के सभी क्या है? वसा में घुलनशील होते हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 14। मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो दोनों का योग जो है आपको 14 दे दिया। ठीक है, बोला है कि उनका अंतर जो है वो 10 है। ये दोनों का अंतर जो है वो कितना है? 10 है। तो पूछा संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो संख्या पहले निकाल लेते हैं, संख्या x और संख्या y क्या होगा? तो 2x का मान निकालना है, तो जोड़ के 2 से भाग दीजिए, यानी कि 14 10 24, 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? आपको 12 आ जाएगा। ठीक है, वही y का मान निकालना है, तो माइनस में है तो घटा के 2 से भाग दे दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों का अंतर मतलब करेंगे, घटाएंगे नहीं अंतर करेंगे, तो अंतर कितना आ जाएगा? 14 में 10 का अंतर कितना होगा? 14 और 10 में अंतर 4 का। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो कितना? 4 भागे 2, 2 बचेगा। ठीक है, तो संख्या हो गया एक हो गया x और दूसरा हो गया एक संख्या निकल गया आपको 12 और दूसरी संख्या निकल गया 2। बोल रहा है दोनों का गुणनफल क्या होगा? यानी कि 12 गुने 2 क्या हो जाएगा? तो 12 गुने 2 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ये बताना है। कल की भी सेट में आया था, बिहार का शोक जब किस नदी को कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका कोसी नदी को कहते हैं, जो कि बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक जो मार्ग परिवर्तन करता है और इसी के कारण सबसे ज़्यादा जो बाढ़ आता है वो कोसी नदी से ही आता है बिहार में, इसीलिए बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितना है? तो 730 किलोमीटर है इस नदी की लंबाई, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये बताना है। तो धोवन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है ना, Na2CO3 जो कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसको एक खंबे को पार करने में कितना समय सेकंड में लगेगा ये बताना है। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई खंबा है, उसे पार करने में कोई टाइम, उसको जो दूरी रहता है, कोई खंबा है तो इसको जो दूरी माना जाता है ये नगण्य माना जाता है, यानी कि इसकी कोई दूरी नहीं है खंबा की, मतलब जो टोटल दूरी रहेगा वो सिर्फ ट्रेन की दूरी ही रहेगा। तो टोटल दूरी कितना हो गया? आपको समय पूछा, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? तो 100 मीटर है। चाल आपको कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको 18/5 से आप गुना कर दीजिए। ठीक है, निकल जाएगा ये, तो हो जाएगा कितना? 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 6 या 18 यानी कि 6 दूनी 12 सेकंड। ठीक है, तो 12 सेकंड का टाइम लग जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ये बताना। ठीक है ना, तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? सही उत्तर हो जाएगा इसका बलित पर्वत के अंतर्गत आता है हिमालय। ठीक है ना, हिमालय क्या आता है? तो बलित पर्वत के अंतर्गत आता है, तो इसे ध्यान में जरूर रखेगा। ठीक है ना, जबकि वहीं अरावली जो आता है वो क्या आता है? तो अरावली जो आता है वो आता है किसमें? अब अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत के अंतर्गत आता है। कौन? अरावली आता है। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेगा। अरावली पर्वत के बारे में आपको ध्यान रखना है कि विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वत के अंतर्गत आता है। कौन? अरावली पर्वत आता है, और हिमालय भी बलित पर्वत के अंतर्गत आता है, लेकिन यह नए टाइप का पर्वत है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? ये बताना है। तो पटना के जो गोलघर है, ठीक है ना, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जॉन गोस्ट्रिन। ठीक है, जॉन गोस्ट्रिन के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और निर्माण जो इसका हुआ था 1786 ईस्वी में, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना, जो कि
क्या है, एक विशाल अन्य भंडार है, ठीक है ना। तो पटना के जो गोल घर है उसमें क्या होता है, तो उसमें ये जो बनाया रखा जाता है वो अन्न रखा जाता है, अन्न भंडार है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, ये बताना है। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो यही हुआ था फ्रेंड्स 1976 यानी कि 1976 में हुआ था, ठीक है ना। तो मौलिक मौलिक अधिकार को इसमें क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था, ठीक है। और 10वां हो गया, ठीक है। 10वां मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य था उसे 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था उसमें सम्मिलित किया गया था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत में है, ये बताना, ठीक है। तो बिहार में कृषि पर जो आश्रित लोगों की संख्या वो कितना है, ये बताइए। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 78.6%, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। 78.6% जो है वो बिहार में क्या है, कृषि पर आश्रित लोग हैं अभी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ये बताना, ठीक है। तो जीवन का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 21, ठीक है। 21 जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष यानी कि कानून के समक्ष यानी कानून के सामने सभी को समानता यानी कि सभी समान होंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 19 में क्या है, तो स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19 है। और अनुच्छेद 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, ये बताना, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति जो त्यागपत्र वो किसे देता है फ्रेंड्स, तो इसका सही जो उत्तर होगा ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो राष्ट्रपति का जो पद होता है वो जिस दिन से वो क्या करते हैं, पद ग्रहण करते हैं यानी कि शपथ लेते हैं, उस दिन से 5 साल के होता है, ठीक है ना। 5 साल तक होता है। और उसके पहले, ठीक है ना, उसके पहले वो कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं, जो कि त्यागपत्र कितने देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। और दूसरा एक और रहता राष्ट्रपति जो हटाए जा सकते हैं वो महाभियोग के द्वारा भी हटाए जाते हैं। महाभियोग जो संबंधित होता है वो राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है ना, जो कि अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है महाभियोग, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाता है। महाभियोग का संबंध कौन से अनुच्छेद से क्वेश्चन बनता है, तो अनुच्छेद 61 से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है, ये बताना, ठीक है ना। तो लिच्छवी जो स्तूप है बिहार में कौन से जिले में है, ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा, ये बताना, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स आपको वैशाली में यह देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, वैशाली में, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। यह जो स्थित में बौद्ध स्तूप है यह लिच्छवियों के द्वारा बनवाया गया था और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। और कब बनवाया गया था, तो यह 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कहाँ, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन, ठीक है, किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। सुंदरबन जो कि बहुत फेमस है। तो सुंदरबन जो है वो कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है ना। रॉयल टाइगर आपको यहीं पर देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में, जो कि सुंदरबन के जो डेल्टा है, सुंदरबन जो बाघ अभ्यारण्य है ना वहीं पर देखने को मिलता है। बाघ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर तीनों यहाँ पर आपको सुंदरबन में देखने को मिलता है, ठीक है ना। और सुंदरबन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदी पर है, तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा है, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा जो मैंग्रोव है, ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है वो सुंदरबन का डेल्टा ही है। तो इसमें भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। एक यहाँ पर बहुत फेमस पेड़ है जो वृक्ष है जिसका नाम है सुंदरी, ठीक है ना। सुंदरी जो वृक्ष है वो यहीं पर पाया जाता है, कहाँ, सुंदरबन पर, ठीक है ना। तो उसी को ध्यान में जरूर रखें। क्वेश्चन बन जाता है कि सुंदरी वृक्ष निम्न में से कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो यह सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इस पॉइंट को सभी को ध्यान में जरूर रखिएगा। सुंदरबन का जो डेल्टा फ्रेंड्स वो भारत में और बांग्लादेश दोनों में स्थित है, दोनों में इसका हिस्सा बन रहा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि वहीं से बांग्लादेश भी जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था, ये बताना, ठीक है ना। तो खिलाफत जो समिति है इसका गठन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में हुआ था, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी बॉम्बे। और कब गठन कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जो खिलाफत आंदोलन था इसके जो इस आंदोलन का मेन जो योगदान रहा था यानी कि जो क्या बोलते हैं
नेतृत्व जो किए थे वो किया गया था किसके द्वारा, तो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा, ठीक है ना, दोनों अली बंधु थे। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी बन जाता है कि खिलाफत आंदोलन जो था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन रहेगा अली बंधु, ठीक है। तो अली बंधु के द्वारा किया गया, या फिर डिटेल में दिया रहेगा कि मोहम्मद अली या और शौकत अली, तो ये भी आप लगाएंगे, ठीक है ना। तो मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों क्या है, बंधु हैं, तो ये दोनों के द्वारा किया गया था इसका नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है, ये बताना, ठीक है। तो सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है वो किसका होता है, आर्गन का होता है, जो कि आपको ध्यान रखना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताना, ठीक है ना। तो अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, अयोध्या आपको सरयू नदी के किनारे देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे है, ठीक है ना। हरिद्वार आपको गंगा नदी के किनारे मिलेगा, ठीक है। यमुना नदी के किनारे कौन सी मिलेगा, तो यमुना नदी के किनारे आपको मिल जाएगा आगरा और नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली यानी कि दिल्ली, ठीक है ना। तो यमुना नदी के किनारे आपको मिल जाएगा, गोदावरी नदी के किनारे आपको नासिक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो नासिक कौन सी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ब्रीद गंगा किसे कहते हैं, तो ब्रीद गंगा भी गोदावरी नदी को ही कहते हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुदर्शन झील किस राज्य में है, ये बताना, ठीक है। तो सुदर्शन जो झील है ये कौन से राज्य में है, तो इसका सही जो उत्तर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका गुजरात, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गुजरात में है कौन सी, सुदर्शन झील है, ठीक है ना। सुदर्शन झील क्या है, तो एक कृत्रिम जलाशय था जो गुजरात के कौन सी जिला में है, तो जूनागढ़ के गिरनार में स्थित है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार पहली बार करवाया था वो कौन किया था, तो शासक थे रुद्रदामन जो थे ना, उनके द्वारा सबसे पहले इस झील का जीर्णोद्धार कराया गया था, यानी कि खोज करवाया गया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है पूरा, ये आपको दिया हुआ है, इसको सरल करना, ठीक है ना। तो सिंपल सी है, सबसे पहले कोस्ट वाले को काम कर देते हैं। तो कोस्ट वाले कितना हो जाएगा, 6 12 18 6 24 24 भाग 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 में 6 से भाग देंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए, सबसे पहले भाग दे देंगे तो 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना, 1 आ जाएगा। बाकी जोड़ दीजिए, 4 3 12 12 1 13, यानी कि बटे में कितना आ जाएगा, 13, यानी 4/13 इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है, ये बताना, ठीक है ना। तो कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, कहाँ, सिक्किम, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है नॉर्थ सिक्किम, तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। कंचनजंगा की जो सबसे पीक चोटी है वो आपको, कंचनजंगा जो है ना वो पीक चोटी है, जो कि आपको हिमालय का कंचनजंगा है ना, तो ये आपको सिक्किम में ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यह एक क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यह पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्राकृतिक सुंदरता के लिए, यानी कि नेचुरल जो ब्यूटी है इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है, ये बताना, ठीक है ना। तो तिलैया जो बांध है फ्रेंड्स ये आपको कौन सी नदी पर देखने को मिलेगा, ये आपको बराकर नदी पर देखने को मिलेगा। कौन सी नदी पर, बराकर नदी पर देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बराकर नदी जो कि आपको झारखंड में यह देखने को मिलता है, ठीक है ना। और इसका जो निर्माण झारखंड के कौन सी जिले में, तो यह कोडरमा जिले में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तिलैया बांध में बराकर नदी पर कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था दामोदर घाटी परियोजना के तहत इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि 1953 में करवाया गया था, ठीक है ना। तो 1953 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। तो ध्यान रखिएगा। कोसी नदी जो कि बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। नर्मदा नदी जो कि आपको अमरकंटक से निकलती है, ठीक है ना। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, पवित्र नदी है, इसे भी याद रखेगा। हरिद्वार आपको गंगा नदी किनारे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये बताना, ठीक है। तो शुद्ध राष्ट्रीय आय का मतलब होता है NNP, ठीक है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसका जो मूल्यांकन होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, ये बताना है। तो नेट नेशनल जो प्रोडक्ट है इसका जो निकाला जाता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है GNP माइनस मूल्यह्रास। इसका जो होता है क्या होता है, GNP माइनस मूल्यह्रास, ठीक है ना। मूल्यह्रास जो होता है, ठीक है ना, मूल्यह्रास को GNP में आप मूल्यह्रास को घटाएंगे तो आपको NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, NNP, ठीक है ना। NNP बराबर GNP माइनस मूल्य, NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ध्यान में जरूर रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है ये बताना है। तो मुझे पहचानो जो उपन्यास इसके लेखक कौन है, तो संजीव है। तो इसके ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। और यह उपन्यास 2020 में क्या हुआ था, प्रकाशित किया गया था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी ये बताना। तो बिहार मानवाधिकार आयोग है जिसकी स्थापना हुआ था कब, तो स्थापना जो हुआ था 3 जनवरी 2000 को, ठीक है ना। 3 जनवरी 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन योजना का संबंध किससे ये बताना है। तो सुमन जो योजना है इसका संबंध किससे है ये बताना है। तो सुमन जो योजना इसका संबंध किससे है, तो सुरक्षित मातृत्व, ठीक है ना। सुरक्षित मातृत्व जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सुरक्षित मातृत्व का मतलब हुआ क्या कि भारत सरकार के द्वारा एक योजना जो शुरू किया गया था, ठीक है ना। यह क्या सुरक्षित मातृत्व जो योजना है वो 10 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था। इसमें क्या चीज़ कि जन्म के टाइम, ठीक है ना, मातृ दर यानी कि माँ की जो मृत्यु और शिशु का जो मृत्यु दर है उसे का कम करने का उद्देश्य था, ठीक है ना। जब बच्चे जन्म देते हैं तो उस टाइम कभी कभी माँ की भी मृत्यु होती है, बच्चे की भी मृत्यु होती है, उसे जो संख्या है उसे कम करने का जो लक्ष्य है इसमें रखा गया था। इसलिए इसका नाम है क्या, सुरक्षित मातृत्व जो है मातृत्व योजना रखा गया, ठीक है ना। जो कि 10 अक्टूबर, ठीक है ना, 10 अक्टूबर 2019 को, ठीक है ना, 10 अक्टूबर 2019 को यह भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं फ्रेंड्स, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था ये बताना, ठीक है ना। तो उत्प्लावन का जो सिद्धांत है ये दिया गया था किसके द्वारा, तो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है। बाकी न्यूटन के द्वारा गति का सिद्धांत और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। गैलीलियो ने किसका खोज किया था, तो ये गैलीलियो किसका खोज किया था ये बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बता देते हैं, आइंस्टीन E = mc², जो कि आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था, ठीक है ना। तो टेलीस्कोप का जो खोज है वो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का या टेलीस्कोप का जो खोज है वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका मैं आंसर आपको कमेंट में जरूर कमेंट में जरूर बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए बाकी आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो गूगल कर लीजिए, उससे आपका कन्फ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है ये बताना, ठीक है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो टोटल 7 कंट्री से लगते हैं। कितने देश से, 7 देशों से लगते हैं, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन से देश हैं इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना। पहला हो गया आपका अफगानिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 तो आपको नज़दीक में हो गया इसी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद फिर चौथा में आपका क्या हो जाएगा, चौथा में आ जाएगा आपका हो जाएगा नेपाल, भूटान, ठीक है। तो कितने हो गए, 5 हो गए, 3 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 3 2 5, फिर आपका हो गया कौन, तो उसके बाद फिर हो गया चीन हो गया, ठीक है ना, चीन हो गया एक, और उसके बाद फिर म्यांमार हो गया, ठीक है, म्यांमार। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। 3 जो आपका राज्य, 3 जो देश है आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आपको इकट्ठा याद रखना है। 2 आपको याद रखना है नेपाल, भूटान, ठीक है। तीसरा हो गया चाइना और म्यांमार, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 3 2 5 6 7 हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखना टोटल स्थलीय सीमा जो लगता है वो टोटल 7 कंट्री से लगते हैं, ठीक है ना। और जलीय सीमा जो है वो किससे लगता है, तो जलीय सीमा भी 2 देशों से लगता है, जो कि श्रीलंका और मालदीव भी है उसमें शामिल है, ठीक है। तो वो भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का लिंगानुपात जो कि जनगणना 2011 के अनुसार कितना है ये बताना है। तो बिहार में जो लिंगानुपात है वो फ्रेंड्स कितना है, तो सही उत्तर हो जाएगा 918। कितना है, 918, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्या कि 1000 पुरुष, ठीक है, 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं, ठीक है ना। बिहार में ये स्थिति है, ठीक है। चलिए तो बिहार में सबसे अधिक जो लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है ये बताना है। तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है बिहार में वो है आपको गोपालगंज में देखने को मिला। कहाँ का, गोपालगंज, ठीक है ना। गोपालगंज में देखने को मिला कितना, 1021। और सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम आपको मुंगेर में देखने को मिलेगा। सबसे कम कहाँ, मुंगेर में आपको देखने को मिलेगा, जो कितना है, तो 876 है, ठीक है ना। ये बिहार की स्थिति है, ठीक है। तो बिहार में टोटल जो लिंगानुपात है उसका जनसंख्या कितना है, तो 918 है। सबसे अधिक लिंगानुपात आपको गोपालगंज में 1021 और सबसे कम मुंगेर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी ये बताना, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का जो खोज ट्रांजिस्टर की जो खोज है फ्रेंड्स वो जॉन बर्डिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जॉन बर्डिन के द्वारा, जो कि ऑप्शन 20 के सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। कब खोजा गया, तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उसी ईस्वी में खोजा गया था, 1947 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी के जनक कौन है ये बताना है। तो आनुवंशिकी के जनक है कौन, ग्रेगर मेंडल, ठीक है ना। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, जो कि आनुवंशिकी के जनक या आनुवंशिकी का पिता इसे बोलते हैं, ठीक है ना। इन्होंने मटर के पौधे पर शोध किया था, ठीक है। आनुवंशिकी संबंधी नियम जितने भी प्रतिपादित हुए थे वो कौन से पौधे
पर शोध किए थे? तो यह मटर के पौधे पर शोध किए थे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखें, क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रेगर मेंडल ने कौन से पौधे पर खोज किया था, मतलब रिसर्च किया था आनुवंशिकी संबंधी, ठीक है, तो मटर के पौधे पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ये बताना, ठीक है। तो अलंकेश्वर जो तेल कारखाना, तेल शोधक कारखाना, ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा? गुजरात में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात के आपके भरूच डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, जो कि एक तट के किनारे क्षेत्र में यह स्थित है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है, ये बताना, ठीक है। सबसे कम अंतर जो आणविक बल होता है वो किस में होता है? यह सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गैस, यानी ऑप्शन सी इसके राइट उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेलडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना, ठीक है। तो बेलाडीला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह लोहा के लिए, यानी कि लौह के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। बेलाडीला जो क्षेत्र है आपको छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, जो कि उच्च क्वालिटी के लौह अयस्क उत्पादन से संबंधित है बेलाडीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है, ये बताना है। तो आयोडीन का जो प्राथमिक स्रोत है फ्रेंड, ये आपको है समुद्री घास। क्या है? समुद्री घास, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समुद्री घास जो है प्रमुख रूप से क्या है? आयोडीन का स्रोत है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। आयोडीन की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है? तो इसे भी ध्यान रखें, ग्वाइटर रोग, जिसे घेंघा रोग भी बोलते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति यानी कि यंत्र है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले जो परिवर्तन करने वाले युक्ति या यंत्र है उसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं क्या? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? विद्युत कोष हो जाएगा, ठीक है। विद्युत कोष, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत कोष कहते हैं उसे, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है फ्रेंड्स, की प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये बताना है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत हुआ था वो 1993 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1993, यानी कि 1993 ईस्वी में हुआ था। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये बताना, ठीक है। तो गाल बजाना जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है डिंग हाँकना। क्या होता है? डिंग हाँकना, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये बताना, ठीक है। तो महावीर थे जो कि जिनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पावापुरी में हुआ था, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए महावीर से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना। और इनकी जो मृत्यु हुआ था ये कब हुआ था? सबसे पहले तो जन्म देख लीजिए। इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? ईसा पूर्व में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में, बिहार के कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इनकी मृत्यु कब हुआ था? इनकी जो मृत्यु हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। और टोटल 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है। मृत्यु कहाँ हुआ था? तो आपको पावापुरी बता दिए, पावापुरी में हुआ था। पावापुरी जो है आपको राजगीर के नज़दीक में पड़ता है, ठीक है ना। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ, क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है ना। जबकि माता का नाम क्या था? तो माता का जो नाम था उसे भी ध्यान रखेगा, त्रिशला, ठीक है ना। माता का नाम क्या था? त्रिशला था। इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में गांधी जी ने सबसे पहला जो सत्याग्रह किया था वो कहाँ पर शुरू किए थे, ये बताना है। तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किए थे? सही आंसर हो जाएगा इसका चंपारण में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पश्चिमी चंपारण में किए थे। कब किए थे? 1917 में किए थे। क्यों किए थे? तो नील मजदूर जो थे उनके द्वारा 3 कठिया प्रणाली जो अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था, उसको क्या करने के लिए? शोषण कर रहे थे। 3 कठिया प्रणाली से अंग्रेज उन्हें मुक्त करने के लिए चलाया गया था यह 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया मतलब 3 कठिया का मतलब होता क्या कि 20 कट्ठा जो जमीन है उसमें 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। इससे किसान परेशान थे, ठीक है। इसके लिए महात्मा गांधी को बुलाया गया और महात्मा गांधी ने फिर क्या क्या सत्याग्रह किए थे, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा। क्यों किए थे? तो 3 कठिया प्रणाली को खत्म करने के लिए, जो कि नील की खेती होता था 3 कट्ठे में, ठीक है, जो कि अनिवार्य था, अंग्रेजों के द्वारा करना, मतलब बोला गया था कि आपको करना ही करना, ठीक है। तो इस प्रकार का चलता था पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, ये बताना, ठीक है। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अध्यक्ष बने थे फ्रेंड्स, ये बने थे 1924 में। कब बने थे? 1924 में, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1924 में जो अधिवेशन हुआ था वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो इसे भी ध्यान रखेगा, 39वां अधिवेशन था, ठीक है ना। 39वां अधिवेशन था, जो कि कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था। बेलगाम में हुआ था,
बेलगाम आपको कहाँ मिलेगा, तो यह आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ठीक है। बेलगाम कहाँ है, तो ये आपको कर्नाटक में है। यहीं पर महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, जो कि मात्र एक बार बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, एक मिनट, कहाँ फंस गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था ये बताना, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने जो पहला अपना धर्मोपदेश दिए थे वो कहाँ पर दिए थे, सही उत्तर हो जाएगा इसका सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे, जो कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सारनाथ में दिए थे। कौन, पहला धर्मोपदेश, जिसे क्या बोला जाता था, उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से दिया जाना जाता था, ठीक है ना। और यह जो धर्मोपदेश दिए थे कौन सी भाषा में दिए थे, इसे भी ध्यान में रखना। तो यह पाली भाषा में दिए थे, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे अधिक जो बुद्ध भगवान है वो धर्मोपदेश यानी कि धर्म के बारे में जो उपदेश दिए वो कहाँ दिए, तो ये दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे, श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती क्या है, तो श्रावस्ती जो है एक कौशल देश था उस टाइम में, ठीक है ना, कौशल देश था, इसकी राजधानी था श्रावस्ती। सबसे अधिक जो सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए वो यहीं पर दिए थे गौतम बुद्ध के द्वारा जो दिया गया था, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है ना। और हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग को एनटीपीसी ग्रुप डी वाले जो बैच है यानी कि जो क्लास चलाया गया है उसमें टोटल इतिहास आपका समाप्त हो चुका है। तो उसमें आप पूरा प्लेलिस्ट यदि देख लेते हैं, टोटल 19 क्लास उसमें है, ठीक है ना। सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। यदि पूरा वीडियो यदि वो आप देख लेते हैं तो हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी के सभी उसमें आपको कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। और उसमें अच्छे से बताया गया है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो उसमें आपको जरूर देखना चाहिए वो वाली वीडियो। और उसका PDF भी आपको सभी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, ठीक है। तो टेलीग्राम से भी आप क्या कर सकते हैं, तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो पराक्रम दिवस जो है फ्रेंड्स ये कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 जनवरी को, ठीक है ना। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, तो 23 जनवरी को मनाते हैं, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो 15 अगस्त को तो आप जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता दिवस मनाया था, लेकिन साथ में एक और है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेगा, विश्व मधुमक्खी दिवस, ठीक है ना। विश्व मधुमक्खी, ठीक है ना, मधुमक्खी दिवस, मधुमक्खी, ठीक है ना। विश्व मधुमक्खी दिवस जो है ये भी मनाते हैं, तो ये कब मनाते हैं, तो ये भी 15 अगस्त को ही मनाते हैं। भारत की स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ ही मधुमक्खी को भी स्वतंत्र करते हैं अपन लोग, ठीक है ना। 2 अक्टूबर को तो पता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या गांधी जयंती मनाते हैं, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था ये बताना, ठीक है। तो लोथल जो बंदरगाह है वो किस नदी के किनारे था, तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भोगवा नदी, ठीक है ना। भोगवा नदी जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो भोगवा नदी लोथल जो कि आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ये बताना है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन है, तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था ये बताना है। तो सोम प्रकाश जो पत्रिका है यह किसके द्वारा निकाला गया, सही उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा कब निकाला गया था, तो यह 1859 में, कब 1859 में निकाला गया था यह पत्रिका, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है, यदि राम, ठीक है ना, राम जो है एक काम को 8 दिन में करता है, ठीक है, और श्याम उसी काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा ये बताना, ठीक है। तो दोनों का सबसे पहले तो ये हो गया राम और एक हो गया कौन, श्याम हो गया, ठीक है ना। तो दोनों का जो टोटल एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, ठीक है ना। तो क्षमता का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा जो 5 दिन में करता है उसका हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। टोटल जो काम हो गया कितना हो गया 40 हो गया। तो पूछा कि दोनों मिलकर के, तो दोनों मिलकर कितना 8 × 5 1 दिन में करेगा 13 यूनिट, ठीक है। तो टोटल कितने दिन में करेगा, तो डी दिन में, तो डी बराबर कितना हो गया 40/13। 40/13 को हम लिख सकते हैं, कहते हैं 13 × 3 = 39 = 40, यानी 3.13/1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इजी क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए थे ये बताना, ठीक है। तो 1857 के क्रांतिकारी कौन थे,
जो भाग करके नेपाल चले गए थे। चलिए फ्रेंड, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 73 एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए थे, ये बताना है, ठीक है ना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये क्या होगा, तो नाना साहेब, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नाना साहेब जो कि अपने क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति में पराजित हो गए थे, इसलिए भागकर वो कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। उस टाइम का जो जनरल थे, जनरल आट्रम थे, उनके द्वारा ऐलान किया गया था कि नाना साहब को जो भी व्यक्ति पकड़वाएगा उसे 1 लाख का इनाम भी दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शक्ति सैन्य अभ्यास, ठीक है ना, भारत और किस देश के बीच में होता है ये बताना है। तो शक्ति जो सैन्य अभ्यास है ये कहाँ किसके बीच में होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। किसके बीच में, तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और सबसे पहली बार यह जो करवाया गया था अभ्यास, ये कब हुआ था, 2011 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है ना। ठोस से द्रव में बदलने वाली जो प्रक्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे गलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या बोलते हैं, उसे गलन बोलते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट इसको मिटा देता हूँ। चलिए, क्या बोलते हैं उसे, गलन बोलते हैं। तो गलन बोलते हैं, उसे ध्यान में जरूर रखना आप लोगों को, ठीक है ना। इसका एक और पॉइंट भी ध्यान में रखें कि पानी का संघनन, ठीक है ना, पानी का संघनन ताप और गलन ताप दोनों जो होता है कितना होता है, तो जो दोनों के दोनों 0 डिग्री होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO की स्थापना कब हुआ था ये बताना है। तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेड क्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। DRDO को इसकी स्थापना हुआ था कब, तो 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सार्क का सदस्य है ये बताना, ठीक है। तो सार्क का जो सदस्य इनमें से कौन है ये बताना है। सबसे पहले सार्क के बारे में समझ लेते हैं। सार्क जिसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप लोग लिख लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है, जो कि सार्क का पूर्ण रूप होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, तो हेड क्वार्टर आपको काठमांडू में देखने को मिलेगा। स्थापना हुआ था कब, तो 8 दिसंबर 1985 यानी कि 85 को हुआ था। 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1985 में हुआ था। लेकिन पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था ये आपको ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। यहाँ पर पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, तो टोटल 8 सदस्य हैं। कौन कौन है ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो सदस्य है वो नहीं मिला ये आपको बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताइए, ठीक है। इसमें तो मॉरिशस भी नहीं है, मालदीव भी नहीं है, मालदीव तो है, चीन भी नहीं। कौन सदस्य है, अच्छा कौन सदस्य है के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, कौन सदस्य है, ठीक है। तो मालदीव ही सिर्फ इसका सदस्य है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल 8 सदस्य बताएं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। उसमें मालदीव जो है वो अवेलेबल, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें कौन सार्क का सदस्य है, ठीक है, तो मालदीव है, ठीक है। बाकी आपको सार्क से संबंधित जितना भी जानकारी था लगभग बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिक्के पर बीना वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है ये बताना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त का। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्के पर बिना वादन को समुद्रगुप्त को दर्शाया गया। इसका मतलब ये है कि इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त क्या थे, तो एक कुशल संगीतक भी थे, ठीक है ना। इस चीज़ को इसमें दर्शाया गया, मतलब वो एक लैंग्वेज बता चुके हैं, मतलब उस रूप में बताया गया है इसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है ये बताना, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है जिसका सूत्र होता है Al2O3 होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था ये बताना है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो लाल बहादुर शास्त्री, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह दिया गया, जय जवान जय किसान, ठीक है। तो इसे ध्यान में जरूर रखेगा। और यह नारा जो है कब दिया गया था, 1965 में दिया गया था, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, उस टाइम ये दिया गया था, ठीक है ना। बाद में इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया, जय विज्ञान, ठीक है, जय विज्ञान इसमें जोड़ दिया गया। किसमें, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है। और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसमें क्या जोड़ दिया गया, तो जय अनुसंधान भी जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया, जय अनुसंधान, ठीक है ना, जय अनुसंधान, जय अनुसंधान पीएम मोदी जी के द्वारा जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में जो नारा बन गया वो क्या बन गया, तो वर्तमान में नारा बन गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ठीक है। तो ये नारा भी वर्तमान में यह बन गया, ठीक है, यानी कि इसमें टोटल 4 जुट गए, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
कांवर झील बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है ये बताना है। तो कांवर झील जो है आपको बेगूसराय में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बेगूसराय में मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो कांवर झील के बारे में कुछ पॉइंट है वो भी ध्यान में रखिएगा। यह बिहार का प्रथम रामसर स्थल यानी कि रामसर साइट में शामिल किया गया कांवर झील को, ठीक है ना। पहली बार बिहार का जो पहला स्थान है जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया, जो कि कब शामिल किया गया? तो 2020 में इसे घोषित किया गया कांवर झील को, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, सॉरी आर्थ्रोपोडा से बता दें। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है ये बताना है। तो जंतु का सबसे बड़ा जो संघ है उसे आर्थ्रोपोडा कहते हैं फ्रेंड, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो कुछ आते हैं जानवर थी, जो क्या बोलते हैं जानवर आते हैं, उसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। केकड़ा हो गया, मकड़ी हो गया, ठीक है ना। ये समझ सभी के सभी, कनगोजर हो गया, ये सभी के सभी जो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो जंतु का सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन है? आर्थ्रोपोडा ही है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। कु का मतलब होता है बुरा, ठीक है ना। कु का मतलब होता है जैसे कु कर्म होता है उसके पहले कु लगा दे तो हो जाता है क्या हो जाता है? कुकर्म हो जाता है। कुकर्म का मतलब क्या हो गया? बुरा हो गया। तो क्या ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बुरा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग के लिए आवश्यक तत्व है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ है उसका मांग है, उसके लिए आवश्यक तत्व क्या होना चाहिए, यानी कि आवश्यकता क्या क्या होना चाहिए कि कोई चीज़ मांग हो। तो वस्तु की इच्छा होना चाहिए, जैसे कोई वस्तु बनाए उसकी इच्छा होना चाहिए खरीदने वाले के लिए, ठीक है। एक निहित मूल्य होना चाहिए उसमें, एक निहित मूल्य होना चाहिए, मूल्य रहेगा तभी तो ले पाएगा आदमी, तो कैसे लेगा। तीसरा होना चाहिए क्या? साधन व्यय करने की तत्परता होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी के सभी आवश्यक होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुशेश्वर, ठीक है। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो कुशेश्वर जो पक्षी अभ्यारण्य फ्रेंड्स ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हुक के नियम, ठीक है ना, पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है ये बताना है। तो हुक के नियम पर जो कार्य करने वाला उपकरण है उसे क्या बोलते हैं? तो उसका सही जो उत्तर होगा ये हो जाएगा कमानीदार तुला, ठीक है ना। कमानीदार तुला जो है किस पर काम करता है? तो यह काम करता है हुक के नियम पर करता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। बैरोमीटर जो कि पाठ्यांक नापने का काम करता है, ठीक है ना। मौसम का जो पाठ्यांक होता है ना कि आंधी आने वाला है कि मौसम साफ रहने वाला है, वो बैरोमीटर का काम है नापना। थर्मामीटर क्या मापते हैं? तो थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर मापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर को मापते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखते दाब जिसको बोलते हैं उस मापने का काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स ये बताना है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये मनाते हैं कब? 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 15 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को, दोनों को ध्यान में रखना, ठीक है ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं 15 मार्च को, ठीक है ना। 1 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो विश्व परिवार दिवस, ठीक है ना। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस। और 25 सितंबर को मनाते हैं क्या? अंत्योदय दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। अंत्योदय दिवस जो कि मनाते हैं 25 सितंबर को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एक अंत्योदय ट्रेन भी चलता है, ठीक है ना। तो उसी पर ध्यान रखेंगे, 25 सितंबर को अंत्योदय ट्रेन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो पुलिस जो आता है वो किस में आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। पुलिस जो आता है किसके अंतर्गत आता है? तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जो कि 7वीं अनुसूची में यह बताया गया है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर है टोकरी में फल, ठीक है ना, में किस कारक का प्रयोग हुआ है ये बताना, ठीक है। तो कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा अधिकरण, ठीक है। अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में कौन सा अम्ल होता है ये बताना है। तो पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। यह भोजन में मिलकर भोजन को अम्लीय बना देता है तथा पाचन करने में क्या करता है? सहायता करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी ये बताना है। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था फ्रेंड्स ये हुआ था आपका कहाँ? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। कुशीनगर कहाँ? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में, जो कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था इनकी गौतम बुद्ध की मृत्यु, और 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। जब इनकी जो जन्म हुआ था लुम्बिनी, बता दें आपको, मृत्यु हुआ गया कहाँ? तो मृत्यु आपको कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो गया, ये भी आपको पता होगा। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुआ था उसे क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण
बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं, तो इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ पॉइंट है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, ये भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ये बताना है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा +3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा में पहला शासन किसका था, ये बताना है। तो गोवा में पहला जो शासन था वो किसका था, तो सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों का इसका शासन था, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो भारत जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस टाइम में गोवा आज़ाद नहीं हुआ था। गोवा पर उस टाइम में पुर्तगालियों का क्या था, तो राज ही चलता था, ठीक है ना। तो गोवा को जो आज़ादी मिला था पुर्तगालियों से, तो कब मिला था, तो वो मिला था 19 दिसंबर, ठीक है ना, 19 दिसंबर 1961 को मिला था, ठीक है ना। इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, आजीवन में कौन सा समास है, ये बताना है। तो आजीवन में कौन सा समास है, ठीक है, अभी अभी भाव है, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा, ये बताना है। तो कौन सा जो है वो भाववाचक संज्ञा, तो ममता, ठीक है ना। ममता क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है, ममता आ रहा है मतलब भाववाचक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ए गैदरिंग ऑफ ए पीपुल एट द पैलेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड, ठीक है ना। यानी कि जहाँ पूजा का स्थान है, वहाँ पर पूजा का एक स्थान है जहाँ पर बहुत सारे लोग गैदरिंग होते हैं, इकट्ठा होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ये बताना है, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, कांग्रीगेशन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स करना, कंप्लीट करेक्ट ऑडियम से, ऑडियम फ्रेज है, तो इसका दिया है, टू टेक द, ठीक है ना, डैश बाय द हॉर्न्स, ठीक है ना। तो टेक द डैश बाय हॉर्न्स, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब है ये कि तो टेक का मतलब हो जाएगा बुल बाय द हॉर्न्स होता है, इसका फुल जो आइडियम होता है वो बुल बाय द हॉर्न्स, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कठिन या खतरनाक स्थिति में, ठीक है ना, साहस के साथ मुकाबला करना, ठीक है ना। तो टेक द बुल बाय द हॉर्न्स यानी कि कोई भी कठिन परिस्थिति उसमें साहस से मुकाबला करना, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है ना। तो जो गलत है उसको चूज करना है। तो गलत जो है सेक्रेट जो लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है ना। सेक्रेट का जो स्पेलिंग होता है वो क्या होता है, SEC होता है, क्या होता है, SECRET होता है, ठीक है ना। तो ये होता है सेक्रेट का स्पेलिंग होता है, ठीक है, SECRET, ठीक है ना। तो ये होता है सेक्रेट का स्पेलिंग होता है, यहाँ पर ये दिया जो कि गलत है, ठीक है। बाकी रिफ्यूज मतलब इनकार करना, भेरी मतलब होता है क्या, अलग करना, ठीक है ना। भेरी मतलब क्या होता है, अलग करना होता है। और सेज मतलब होता है जब्त करना, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीचे ओवन इज नाउन, यानी कि इनमें से कौन जो है एक नाउन है, ये बताना है। तो एबिलिटी जो है वो नाउन होता है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीच वर्ड, ठीक है ना। भीच वर्ड हैज द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों के दोनों समान होता है, ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो इसका सही आंसर है आपका क्या हो जाएगा, सीप, ठीक है ना। सीप का जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के दोनों सेम होता है, यानी कि सीप का सीप ही होता है, प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है, ठीक है ना। ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो ऑक्सन होता है, ठीक है ना। ऑक्सन, इसका प्लूरल क्या होता है, OXEN होता है, ऑक्सन होता है। फादर इनला का जो प्लूरल होता है वो फादर्स इनला होता है, ठीक है ना। माउस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, तो माउस का माइक होता है, MICE, ठीक है ना, माइक होता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा आपका जो 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे कंप्लीट हुए। बताइएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।